भाई लोगों को राम राम नमस्कार। 2025 अभी अभी विदा हुआ है, दरवाजे से छोड़ के आ रहा हूँ। आंग्ल वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है। अभी भी आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अपने सनातनी वर्ष की शुभकामनाएं तो मार्च में फिर से दी जाएंगी। कैसा था 2025? अगर एक वाक्य में इसको पूरा कहें तो पूरा का पूरा 2025 विरोधाभासों की एक बड़ी भारी लड़ी थी। ऐसे ऐसे विरोधाभास कि कहीं पर ऊंचाइयां, कहीं पर गहराइयां, कहीं पर कोई बहुत अच्छी खबर, कहीं पर कोई बहुत बुरी खबर। आप कहेंगे तो शायद हर वर्ष होता होगा। हर वर्ष होता तो जाहिर है होगा ही, क्योंकि जो देश का कालक्रम है वो चलता ही रहता है, अपने परिवार का कालक्रम चलता ही रहता है, उसमें ऊंच नीच अच्छा बुरा होता रहता है। लेकिन इतना पॉइंट टू पॉइंट एक ही जैसे मुद्दे कहीं कभी बहुत अच्छे और कभी बहुत बुरे इस तरह से भाषित हो रहे हैं कि एक महीने में विरोधाभासों का ही वर्ष कहा जाएगा। दीपू चंद्र दास, उसके बाद मंडल, उसके बाद विश्वास। बांग्लादेश में लाइन लगी हुई है हिंदुओं पर अत्याचार की, हिंदुओं के तिरस्कार की, हिंदुओं की मौतों की, और ज़्यादातर अपने दलित भाई हैं। यहाँ पर मौलाना कहते हैं कि ये तो कोई जेनोसाइड तो है नहीं जिसके लिए इतना हाय हल्ला मचाया जाए। कोई ना कोई घटना तो हो जाती है। जब उनको याद दिलाया गया कि ऐसी घटनाएं जब गजा या फ़िलिस्तीन में हो रही थी इसराइल के द्वारा, तो आप सैकड़ों की संख्या में लोग बाग जगह जगह हर शहर में पोस्टर लेकर के, मोमबत्ती लेकर के मार्च कर रहे थे। तो उन्होंने उसके उदाहरण में ही कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जेनोसाइड नहीं। पहलगाम में धर्म देखकर हत्या की गई तो एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और बांग्लादेश में चूंकि बहुत ज़्यादा हिंदू नहीं मारे जा रहे, इसलिए भी किसी वर्ग विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। विरोधाभास। ट्रंप देश के राजा हैं, ममधानी उनके अंडर में मेयर हो जाते हैं। विरोधाभास। ममधानी हिंदू विरोध की लहर पर जीत करके मेयर बनते हैं। हिंदू विरोध का एक तरीके से धर्म विरोध, हालांकि धर्म विरोध होता नहीं है उनके यहाँ, लेकिन खैर ट्रंप को गाली दे करके और बन के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े शहर के मेयर हो गए। और ट्रंप महोदय जो कि अपने इस तरीके के हार्ड लाइंस के लिए जाने जाते हैं, अदरवाइज वो ममदानी के सामने बेबस नजर आए। ममदानी को उन्होंने मदद का वादा किया है। न्यूयॉर्क में ममदानी के मेयर बनते ही मुझे केवल एक ही उदाहरण याद आया, मोदी और केजरीवाल का। मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री और दिल्ली के मेयर साहब, सॉरी सॉरी मुख्यमंत्री साहब। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की औकात कितनी होती है आपको आइडिया ही होगा, मेयर के जैसी ही होती है। वो उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री, और बड़ी बड़ी बातें, ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे करते करते अंततः जब उनको किसी तरीके से अपदस्थ कर पाए 10 वर्षों पश्चात, तो पता चला कि नीचे सब ढोलम पोल है। ये ढोलम पोल ममदानी के केस में कब पता चलेगी लोगों को ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने बताया कि एक तरीके का नया विरोधाभास। जयपुर ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट,
सारे के सारे आरोपी सबूतों के अभाव में या केस अच्छी तरह से न लड़े जाने की स्थिति में बरी हो गए, कोई ख़ास बात नहीं। और बाद में पता चला कि साहब उनके खिलाफ अपील भी कर दी गई है, ये भी कोई ख़ास बात नहीं। अपील होनी ही चाहिए थी अगर इस तरह से केस उनका प्रेजेंट हुआ कि वो रिहा हो गए सब के सब। लेकिन अगर बिल्किस बानो के आरोपी 15 साल की सज़ा के बाद रिहा कर दिए जाए तो बवाल। सेंगर साहब, साहब कहूँगा तो लोगों को होगा, कुलदीप सेंगर को तथाकथित कुछ खामियों के कारण अगर उनको दिया गया जो कारावास है उसको पेंडिंग कर दिया जाए, जमानत दे दी जाए तो हल्ला। एक वर्ग विशेष के खैरख्वाह लोग मिलकर के इतना प्रेशर बना देते हैं कि कभी सरकार तो कभी जुडिशरी अपने आप झुकने के लिए तैयार हो जाती है। रेवन्ना आपको याद है? रेवन्ना नहीं याद होंगे आपको, वो कर्नाटक के जनता दल एस के जो एक एमएलए थे जिनके बेटे भी यौन दुराचार में पकड़े गए थे, तो उसमें रेवन्ना साहब बरी हो जाते, किसी को भनक तक नहीं लगती, बरी हो गए, केस खत्म हो गया उनका। और यहाँ पर सेंगर को जमानत देने पे भी आपत्ति। बिल्किस बानो के तो बेचारे जो छोड़े गए थे, जो थे तो अपराधी, बच्चों की कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, लेकिन सज़ा 15 वर्ष की काट चुकने के बाद अगर उनको किसी किन्हीं मानवीय आधारों पर सरकार ने छोड़ा तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो लोगों ने कहा कि साहब आप बलात्कारियों को फूल माला वगैरह पहनाते हो। खैर ये विरोधाभास, मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ। अरावली पहाड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सारी कायनात का जो गुस्सा है वो सरकार पर टूट पड़ा कि साहब आप तो अरावली बेच खाना चाहते हो, आप अरावली की क्या कहना चाहिए तिजारत करना चाहते हो वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही गंगानगर में एथेनॉल प्लांट लगना था, वहाँ पर इतनी मारपीट की गई, इतना सब कुछ जलाया जुलाया गया कि वो बेचारा एथेनॉल प्लांट वाला कंपनी जो है वहाँ से भाग गई, वहाँ एथेनॉल प्लांट नहीं लगेगा। मज़े की बात ये, एथेनॉल प्लांट कांग्रेस सरकार ने सैंक्शन किया था और कांग्रेस के ही वहाँ के इस समय के सिटिंग एमएलए ने सारा बवाल मचा करके उसको भगा दिया। अडानी को ज़मीन दे दी गई, साहब ये हुआ कि लाखों पेड़ कटेंगे। अडानी ने बता भी दिया कि वहाँ 1200-1400 पेड़ टोटल लगे हुए हैं, लेकिन नहीं साहब, उनको ज़मीन आप नहीं दे सकते। आप अडानी को क्रोनी कैपिटलिज्म, अडानी को बढ़ावा दे रहे हैं, सारा पैसा अडानी को दे रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आप देखिए इन्हीं लोगों को, मैं अरावली का उदाहरण लेता हूँ, राजस्थान का उदाहरण मेरे सामने है। अरावली के 100 मीटर या 110 मीटर या जो भी आप, अब अगला चूँकि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर निर्णय लेगी तो फिर अगला कोई मानक तय करेगी, तो अरावली को बचाना बहुत आवश्यक है। मैं बिल्कुल 100% इसके फेवर में हूँ। अरावली के ऊपर की हरियाली को बचाना बहुत ज़रूरी है, पूरा एक इको सिस्टम है, पूरा एक तंत्र है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजिकल जो तंत्र है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोगों की सांसों पे भारी पड़ता है। लेकिन उसी अरावली की पहाड़ी आपके ही गांव में सामने सामने कट रही होती है, माफिया या आपके घर वाले मिल करके उस पर ट्रैक्टरों में भर करके सामान ले जा रहे होते, तब 100 आदमी नहीं इकट्ठे होते कि उनको वहीं का वहीं रोक लें। तब अरावली से प्यार नहीं है। जब अरावली के ऊपर कोई उपदेश आदेश उसका आ जाए, कोर्ट का आ जाए, तो सरकार को घेरने के लिए आप अरावली को घेर लेते हैं कि साहब अरावली पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। एथेनॉल का प्लांट आपने ऐसे ही भगा दिया, अडानी को भी हर जगह से आप भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इनको आप भगाना चाहते हैं तो विकास की इबारत को सही क्यों नहीं करते? विकास किसको कहते हैं? 600, 700, 800 AQI अगर दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, चीफ मिनिस्टर और सबको सामने खड़ा करते हैं कि ये प्रदूषण कैसे सुधरेगा, तो वो तो प्रदूषण सुधरेगा तो तभी जब कुछ सुधरेगा। कुछ सुधर सकता ही नहीं है।
गाड़ियों की संख्या आप कम नहीं कर सकते, आप वहाँ से लोगों को हटा नहीं सकते, आप वहाँ से ऑफिस को बंद नहीं कर सकते, लॉकडाउन लगा नहीं सकते, विकास विकास को रोक नहीं सकते। ये विकास जो अरावली का विरोध करते हैं, जो एथेनॉल प्लांट का विरोध करते हैं, जो विकास कार्यों के लिए ज़मीन देने का विरोध करते हैं, वो ये नहीं बताते कि उन्हें किस तरीके का विकास चाहिए। फिर तो टावर तो 5G का चाहिए। बढ़िया मोबाइल फ़ोन भी चाहिए जिसमें डाटा सरसर सरसर करके आता रहे हर वक्त, तड़तड़ा के बिजली जलती रहनी चाहिए 24 घंटे की। अगर 1 मिनट चला जाए तो साहब सरकार बड़ी निकम्मी है। उन्होंने कभी इस बात को अंडरलाइन किया, या उन्होंने कभी इस बात को जानने की चेष्टा की कि जब आप चैट जीपीटी से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब जब इंस्टेंटेनियस तरीके से वहाँ से मोबाइल से आता है तो एक शहर की बिजली ख़त्म हो चुकी होती है। इतना पावर वो पर्टिकुलर ये जो आपका विकास है वो खा जाता है। उस पावर को पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं तो प्रदूषण हो रहा है, कहीं ना कहीं तो पृथ्वी के संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो या तो आप कहो कि मुझे ये सुविधाएं नहीं चाहिए और पृथ्वी चाहिए, जो कि चाहनी है आपको अल्टीमेटली, और नहीं तो ये बेवजह के ढोंग वाले जो उदाहरण पेश करते हो ना, ये नहीं, ये यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, ये अरावली नहीं खोदी जाएगी, पत्थर नहीं निकलेंगे तो घर कहाँ पे बनेंगे? या फॉर दैट मैटर वो एथेनॉल प्लांट अगर यहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? उपयोग आप करेंगे एथेनॉल का, फ़ायदा आप उठाएंगे। वो न्यूक्लियर प्लांट लगने वाला है, अभी से कसमसाहट शुरू है कि उसका विरोध किया जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगेगा, पावर जनरेशन नहीं होगा, तो 24 घंटे की अबाधित बिजली आपको चाहिए। क्या है ये? आज मूड ऐसा है कि 2026 का टोन सेट करने वाली बात है। बाकी इसके साथ ही और सारी चीज़ें विरोधाभासों में आ रही। अब आ जाइए अपने आर्थिक तंत्र की ओर। आर्थिक तंत्र में शेयर मार्केट ने 2025 में आपको कुछ भी कमा के नहीं दिया, लेकिन वहीं 2025 के ख़त्म होते होते बुलियन में सोना चांदी और इस तरह के बहुमूल्य धातुओं में आग लगी हुई है। जो लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं, जो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो जानते हैं कि करेक्शन दो तरीके के होते हैं, शेयर बाज़ार में भी और बाकी भी जो कमोडिटी मार्केट है उनमें, कि या तो टाइम करेक्शन हो जाए या प्राइस करेक्शन हो जाए। अब की बार कभी तो आपको टाइम करेक्शन का टाइम नहीं मिलता और कभी लगता है कि प्राइस करेक्शन का टाइम नहीं लगता। कभी कभी लगता है कि अभी शेयर मार्केट आज ही पूरी की पूरी ढह जाएगी, इसके बाद कल कुछ बचेगा नहीं। और कभी लगता है कि सोना चांदी अब उस भाव हो जाएगा कि अब शायद हमें मिलेगा नहीं। क्या है ये जो चांदी है, सोना तो चलिए समझ में आता है कि सेंट्रल बैंक्स ने वो विशेषतः, मैं विशेषता ही कहूँगा, हालांकि पहले से भी खरीद तो रहे थे अपन, लेकिन इतनी जोरा जोरी नहीं थी कि सोना खरीदने की जितनी कि ट्रम्प साहब के आने के बाद हुई। उन्होंने पूरे के पूरे तंत्र को, पूरे के पूरे बैलेंस को, विश्व के पूरे बैलेंस को, आर्थिक बैलेंस को पूरी तरह से हिला दिया है। लोगों का विश्वास नहीं है कि अगर मैं डॉलर लेके रखूँगा या मैं ट्रेजरी बॉन्ड लेके रखूँगा या मैं इस तरीके के दूसरे सिक्योरिटी के उपाय करूंगा तो क्या वो सुरक्षित होंगे। उसकी बजाय सेंट्रल बैंकों ने ये उचित समझा कि भैया सीधे सीधे सोना खरीद के रख लो, अंदर सोना खरीद के रख लो, तो सोने के दाम बढ़ गए। भारत ने भी खूब खरीदा, भारत ने सोना खरीदा भी, और सबसे बड़ी बात यह की कि जो सोना हमारा विदेशों में पड़ा था, रखा था सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, वो भी हम उठा के ले आए। भैया हमारी चीज़ हमें दे दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अब कब किस पर कहाँ पे प्रतिबंध लगा दो किस चीज़ का, और जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दो। रूस के साथ आपने कर दिया, उसके सैकड़ों बिलियन डॉलर आपने फंसा लिया अपने पास। ईरान के साथ आपने वही शुरू कर दिया। ईरान को इतनी देर से इतना मार रहे हैं आपके करते करते आज $1 ईरान के 14 लाख रियाल के बराबर हो गए। 14 लाख रियाल। ईरान अच्छा है या बुरा है, ईरान सही कर रहा है गलत कर रहा है, अभी दूर से देखने पे तो लगता है कि भाई ईरान को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि मुझे परमाणु हथियार बनाने हैं। लेकिन फिर भी मान भी लो तो आपकी आपकी मतलब खासतौर से अमेरिका लेड जो पूरा का पूरा एक समूह है, उसकी जिद की वजह से आज ईरान का ये हाल हो गया।
ऐसे ही आपकी पूरी कोशिश है कि भारत जो सौभाग्य से, बधाई है आपको कि जो सौभाग्य से साल के आखिरी दिन जाते जाते तक विश्व की चौथी इकोनॉमी बन गई है, लेकिन फिर भी उसका रुपया वीक है। फिर भी आप उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, तरह तरह के टैरिफ लगाते हैं। जो व्यापार उसका थोड़ा ठीक चलने लगता है, आप उसको धमकी देते हैं, आप बासमती चावल नहीं खरीदेंगे। आप कहते हैं बासमती चावल की आप डंपिंग कर रहे हैं, इसलिए बासमती चावल पर टैरिफ लगा दूंगा। यानी चलती गाड़ी के लकड़ी कर देते हो आप। उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार, उसका जो स्मूथनेस है सारी ख़त्म कर देते हो आप। नया तरीका सोचना पड़ता है। ये लोग हंसी मानेंगे इस बात को, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ कि मोदी वर्चुअली रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वाली स्थिति है। आज इस देश में जाता है, कल उस देश में जाता है। वो तुम कहते रहो विपक्ष के नाते कि वो घूमने जाता है, फलाना करने जाता है, लेकिन वर्चुअली वो अपने एक एक सामान, एक एक चीज़, एक एक व्यवस्था, एक एक सर्विस को बेचने के लिए देश ब देश भटकता फिरता है। क्यों? क्योंकि यूएस पर डिपेंडेंस रखने का मतलब गुलामी की जंजीर अपने गले में पहनना, और दूसरे तुर्की और चीन और बांग्लादेश जैसे टुच्चों के साथ दोस्ती रखना, मतलब कभी भी धोखा खाना। इन धोखों से बचने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसके बैकअप प्लान बी, प्लान सी तैयार करके रखने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी भी दिन आपका रुपया अचानक कमज़ोर पड़ने लग जाता है? ऐसा क्यों होता है कि चलता हुआ शेयर मार्केट अगले दिन किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी हरकतें विदेश से आ जाती हैं कि चलते चलते जो है वो बैठ जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि जो चांदी आज 1 लाख में मिलती थी, जिसको कि अच्छा और सस्ता कह सकते थे, वो आज 2 लाख 2.5 लाख के पेटे में पहुंचने लग गई। साहब कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन तो यार कल भी इतना ही था, रातों रात कंजम्पशन नहीं बढ़ा, ना चाइना का ना किसी और का। चाइना ने आज उस पर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए, रेयर अर्थ पे लगाया, रेयर अर्थ से पार नहीं पड़ी तो उसमें उसने चांदी को भी इंक्लूड कर लिया कि साहब हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये वो क्रूशियल टाइम है जब भारत अपने को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, हर व्यापार में, और हर, यूँ समझिए कि हर स्फीयर में जिसको कहते हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो पहले आप बहुत खुश थे, आज से 10 साल पहले एक एक सोलर प्लेट चाइना से आती थी, हैप्पी। एक एक मोबाइल चाइना से आता था, हैप्पी। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, इवन आज भी जो उसकी सप्लाई चेन है वो चाइना से आती है। लेकिन चाइना आपकी नीयत को समझ रहा है, वो आपको अपने बराबर नहीं आने देना चाहता, इसलिए हर वो चीज़ वो रोकने की कोशिश करेगा जो आपके काम आ सके। यही बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि यही बात ट्रम्प भी समझते हैं कि मैं अब कम से कम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने दूंगा। लेकिन बनेगा तो सही, क्योंकि नेतृत्व ने ठान रखा है कि इन चीज़ों से किसी तरीके से बच के निकलना है, उलझना नहीं है। उलझाने के लिए तो बांग्लादेश भी तैयार है, चीन भी तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है, उतनी दूर बैठ के तुर्की भी तैयार है। और ट्रम्प महोदय तो चाहते हैं कि किसी गड्ढे में गिरो तो, जो ऑपरेशन सिंदूर में मैंने 50 बार कहा था कि मैंने आपको बचाया इस युद्ध से। हाँ, कल चाइना ने भी कहा कि साहब मेरी वजह से युद्ध रुका हुआ है। अरे भाई, कितना बड़ा युद्ध था जो सारे महारथी लग गए उसको रुकवाने में। ना रुकवाया होता तो मेरे ख्याल से तो 2-4 दिन में ख़त्म हो लिया होता। पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने यूक्रेन और रूस रुकवा लो। जब वार्ता, शांति वार्ता चल रही थी, तब 100 ड्रोन जो है उसने उठा करके ड्रोन आपके रशिया में पटक दिए। आप कहते फिर रहे हो कि वो यूक्रेन ने मारे, यूक्रेन कह रहा मैं नहीं फेंके। तो ऐसे विरोधाभासों के बीच में से निकल के 2025 से होते हुए 2026 में आ रहे हैं, इसलिए
शुभकामनाओं की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है हम सभी को, और संभल कर चलने की ज़रूरत है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जितना संभव हो सके राष्ट्र हित में थोड़ा थोड़ा स्वार्थी हो करके अपना अपना काम करते रहें। इस बीच में इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी एक बात जो मैं अब कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे काम भी हुए हैं इसी संदर्भ में ही कि जो देखने में बिल्कुल नितांत ऐसे काम लग रहे हैं कि जो सही है, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन शायद वो प्लान बी के तहत रखे गए थे कि जब कभी महंगाई या कुछ इस तरह की बात ज़्यादा बढ़ेगी तो इनको उपयोग करेंगे। जैसे जीएसटी में कमी, 22 सितंबर को जीएसटी में कमी का ऐलान कर दिया, और मोदी का ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पंच माना गया कि साहब आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कागजों पे देखने पे बहुत बड़ा काम लग रहा है, लेकिन मैं इस बात को धीरे धीरे ऑब्जर्व करता रहा कि वस्तुतः उस जीएसटी की छूट का 5 पैसा भी आम आदमी के पास नहीं पहुंचा, और कम से कम मार्च 2026 तक नहीं पहुंचेगा। मार्च 2026 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में कॉरपोरेट्स ने क्या किया, जहाँ पर उनको जीएसटी घटने की वजह से जहाँ मूल्य घटाने थे, उन्होंने उस मूल्य को वृद्धि करके उसको जीएसटी के बाद का जो रेट लगना चाहिए था उसके बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका क्यों बहुत लॉजिकल है। और इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ों में जीएसटी घटा, जिसमें कि 50 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे के डिफरेंस आते थे, वहाँ रिटेलर ने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी। आपने अगर एमआरपी में कहीं छाप भी दिया है किसी कॉरपोरेट प्रोडक्शन हाउस ने, तो वो रिटेलर के पास पास ऑन नहीं हुआ। बुरा हुआ, बुरा हुआ, लेकिन इंडिविजुअल कस्टमर को मैं अब ये समझ पाया, जब मैं हर सामान लेने के बाद उससे पूछता हूँ कि इसमें जीएसटी के बाद क्या फ़र्क पड़ा, तो लोगों का झूठ पकड़ में आता है कि साहब इस पर तो जीएसटी नहीं लगती थी। मैंने कहा यार इस सामान में तो कुछ कम हुआ था। साहब इसमें तो पहले भी 5 लगती थी, आज भी 5 लगती है। 28% वाली जीएसटी वाले, आपको पता ही है वो कौन से आइटम है, वो तो खूब बिके। तो लेकिन वही बिके तो उससे तो आम जनता का भला नहीं हुआ। किसी व्यक्ति विशेष उस समय जिसको गाड़ी की ज़रूरत है उसे गाड़ी में फ़ायदा हो गया, जिसको मोबाइल की ज़रूरत है उसको मोबाइल में फ़ायदा हो गया। लेकिन आटा दाल वाले को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बिस्किट पैकेट लेने वाले को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बिस्किट का पैकेट अगर 10 पैसे सस्ता भी हो गया, 50 पैसे सस्ता भी हो गया, तो उससे उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ता। हुआ क्या? फिर मैंने उसकी गणित टटोलने की कोशिश की। हुआ क्या कि जो इस बीच में इकोनॉमी का तथाकथित थोड़ा मंदीकरण चल रहा था, स्लो डाउन था, माल नहीं उठ रहा था, उसकी वजह से जो कॉरपोरेट्स पर स्ट्रेन था और रिटेलर के पास प्रॉफिट नहीं बच रहा था, उसमें थोड़ी सी सहूलियत हो गई। ये सहूलियत कहाँ दिखाई देगी आपको? मार्च 26 की बैलेंस शीट्स में दिखाई देगी, कॉरपोरेट्स के, बैंक्स के, एनबीएफसीज के, माइक्रो फाइनेंसर्स के, क्रेडिट कार्ड के, और इससे मिलते जुलते जो छोटे मोटे लोन और इस तरीके से जो गड्ढे बन जाते हैं किसी के बिजनेस पे थोड़ा सा स्ट्रेन की वजह से, उनकी लीपापोती में, उनके पूरे होने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बैलेंस शीटें मार्च 26 में सुधरेंगी। रिटेलर को नहीं मिला है, रिटेलर को शायद उसके बाद थोड़ा बहुत पास ऑन होगा, और तब तक हो सकता है कि बड़े बॉस भी, अपना मोदी जी भी कुछ और लेके आए। हालांकि अब तो गुंजाइश कम ही बची हुई है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स में काफ़ी छूट मिल गई और उसके बाद जीएसटी में भी छूट मिल गई। अब ले दे के एक पेट्रोल डीजल बचता है, तो वो तो जब जीएसटी में आएगा तभी उस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी। और हाँ, पेट्रोल डीजल पे के खेल में जो सबसे बड़ा खेला होता है
कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के ऊपर नीचे होने के बावजूद भी आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। उसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन मेरे भी समझ में आ रहा है कि उस पर एक दिन बातचीत की जाए, तो जल्दी ही उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम, नमस्कार।